हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज शुरुआत करने जा रहे हैं बायोलॉजी जीके के बारे में, जिसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसी के साथ ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये दरख्वास्त है आप सभी से है कि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करो, ताकि ये जो प्रश्नस होते हैं इनमें किसी भी प्रकार का हमें कोई संशय न रहे। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन रखा गया है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये लार ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, या फिर यकृत होती है, या फिर आमाशय होती है। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। यकृत जो होता है ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 रखा गया है, मनुष्य में मादा जनन अंग से पूछा गया है, मनुष्य में मादा जनन अंग किस हार्मोन का स्राव होता है। तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, या फिर रिलैक्सिन, या फिर सभी कथन सत्य है। मादा जनन अंग के बारे में अध्ययन करें तो मादा जनन अंग से जो हार्मोन स्रावित होता है उसे रिलैक्सिन हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिलैक्सिन हार्मोन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन सभी के लिए। इसी के साथ मनुष्य में ऐच्छिक गतियों को, किनको? ऐच्छिक गतियों को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जैसे ऐच्छिक गतियाँ, जैसे हम खाना पीना सोना, ये हमारी ऐच्छिक गतियाँ हैं। भूख का न लगना, नींद न आना, जो हमारे बस में न हो, जो हमारे नियंत्रण में न हो, वो अनैच्छिक गतियाँ होती हैं। इसी प्रकार इस क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करें, जो ऐच्छिक गतियाँ होती है इनका नियंत्रण किनके द्वारा किया जाता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम, या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर की बात करें तो सेरिब्रम होता है, इसके द्वारा जो ये हमारे मस्तिष्क का एक पार्ट होता है और इसी के द्वारा हमारे शरीर के जो ऐच्छिक गतियाँ होती है उनका नियंत्रण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करें कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। पहला ऑप्शन दे दिया गया है कि स्पाइनल कार्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि। हमें पूछा गया है कि शरीर का जो तापक्रम होता है, टेम्परेचर को जो नियंत्रण का कार्य करता है वो हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। अमीबा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में पूछा गया है कूटपाद, कोशिका, गुह, सीलिया, या फिर गुदा द्वार। तो अमीबा में जो भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है वो कूटपाद के माध्यम से होता है। किन के माध्यम से होता है? कूटपाद के माध्यम से होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगला क्वेश्चन रखा गया है, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है, जो हमारे भोजन, जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का जो कार्य करता है और भोजन को जो लसा बनाता है, वो कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन, या फिर काइमोट्रिप्सिन। राइट आंसर रहेगा टाइलिन। जो एंजाइम होता है वो हमारी लार में उपस्थित होता है और भोजन को निगलने में ये काफ़ी सहायता प्रदान करता है हमारे मुंह के अंदर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में डिस्कस करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है। तो ये निम्न जो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। किस वजह से? जब हिंदी भाषा के शब्द ऐड किए जाते हैं, जब वह प्रक्रिया जिसमें हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, और श्वास का ग्रहण करना छोड़ना, ये क्या होता है? ये श्वसन होता है क्या? नहीं जी, ये स्वच्छवास होता है, ये प्रश्वास होता है, ये निश्वसन होता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ये जो श्वासोच्छ्वास है, वासा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके साथ। तो राइट आंसर है श्वासोच्छ्वास। क्या है? श्वासोच्छ्वास राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। और ये जो हिंदी भाषा के जो शब्द होते हैं ये कई बार हमारे दिमाग में संशय पैदा कर देते हैं। हम सीधा देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य श्वास लेता है, ग्रहण करता है और छोड़ता है, श्वसन होता है। ऐसा नहीं होता। हिंदी भाषा में इसे श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रखा गया है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राय कोशिका के बारे में अध्ययन करें तो शरीर की सबसे छोटी
मूलभूत व क्रियात्मक जो इकाई होती है उसे कोशिका कहा जाता है। कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है और उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार पूछा गया है जो कोशिका होती है वो ऊर्जा उत्पादन का कार्य या फिर उपयोग में करती है, तो वो किस रूप में करती है? अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, वसा अम्ल या फिर सुक्रोज। तो राइट आंसर होगा ग्लूकोज। ग्लूकोज के रूप में कोशिकाएं हैं प्राय अपना भोजन के रूप में या फिर ऊर्जा के रूप में उत्पादन करती है। और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में डिस्कस करते हैं। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो बाहरी वातावरण से जो भोजन होता है वो कोशिकाओं में पहुंचता है, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसे किण्वन कहा जाता है, विसरण कहा जाता है, दहन कहा जाता है या फिर प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा विसरण जो प्रक्रिया होती है उसके माध्यम से किसी अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो वो प्रक्रिया होती है विसरण। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों को, किनको? खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? तो खाद्य पदार्थों की परिणति जो होती है वो विघटन होती है, दहन होती है, परिवर्तन होती है या फिर संश्लेषण होती है। तो राइट आंसर रहेगा विघटन। क्या रहेगा? विघटन जो परिणति होती है या फिर खाद्य पदार्थों की जो श्वसन अभिक्रिया में जो योगदान होता है तो वो विघटन के माध्यम से होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 रखा गया है। खाद्य पदार्थों में पौधे में स्थानांतरण, किनका? स्थानांतरण का जो मुख्य रूप होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज या फिर प्रोटीन। तो किस ऑप्शन नंबर यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो खाद्य पदार्थों में जो पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नों में सम्मिलित किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और विभिन्न परीक्षाओं में इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बनी रहती है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो कितना होता है? 90 से 60 या फिर 120 से 180, 200 से 130 या फिर 140 से 160। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2, 120 से 180 के मध्य होता है किनका? स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। यानी ये जो बार ग्राफ होता है रक्त का, ये चढ़ता उतरता रहता है। तो 80 मिनिमम रहता है, 80 से अगर कम होता है तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है जिसे हम निम्न रक्तचाप कहते हैं। अगर 120 से ज़्यादा होता है तो उसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में अध्ययन करें तो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है उसके जो सबसे बाहरी जो झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर या फिर एरेक्न वाइड। क्या? एरेक्न या वाइड या फिर पियामीटर, मीटर, ड्यूरामीटर। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो मनुष्य के मस्तिष्क होता है और इसकी जो सबसे बाहरी झिल्ली होती है उसे ड्यूरामीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्यूरामीटर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये भी। इसी के साथ मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है ऑप्टिकल पाली या फिर घ्राणेंद्रिय पाली या फिर सेरिब्रम या फिर इनमें से कोई नहीं। जो मनुष्य की सूंघने की जो क्षमता होती है, हम सूंघ कर कई जो वस्तुएं होती हैं उनका पता लगाते हैं, तो वो जो होती है वो घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? घ्राणेंद्रिय पाली के द्वारा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन रहेगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अध्ययन करें। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलमस, सेरिब्रम या फिर स्पाइनल कार्ड। जो मनुष्य की बुद्धि और जो चतुराई का जो केंद्र होता है वो सेरिब्रम होता है। क्या होता है? सेरिब्रम होता है और इसी के द्वारा पूरे शरीर को नियंत्रित किया जाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी परीक्षा की दृष्टि से, और ये क्वेश्चन होते हैं, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी निरंतर, यही क्वेश्चन परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। और आप किसी भी पेपर को उठाकर देख लेना, ये जो जीव विज्ञान से रिलेटिव जो क्वेश्चन मिलेंगे इन्हीं से संबंधित मिलेंगे। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है, यानी जो हमारा ब्लड होता है, खून होता है, रक्त होता है, उसमें ग्लूकोज
ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है, सेमेस्टोस्टिन के कारण, ग्लूकागन के कारण, या फिर गैस्ट्रिन के कारण, या फिर इंसुलिन के कारण। जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है वो इंसुलिन करता है। क्या करता है? इंसुलिन करता है। जब हमें मधुमेह रोग क्या होता है? मधुमेह रोग होता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें क्या होता है? ग्लूकोज में हमारी जो शुगर होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का जो इंजेक्शन लगाते हैं वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? अब आपको पूछ लिया जाए ऑक्सीजन क्या है और ऑप्शन दे दिए जाए इनमें से चारों में से। अब यहाँ पर कोई तत्व नहीं लिखा है तो हम क्या देखेंगे कि ऑक्सीजन एक तत्व तो है, लेकिन तत्व के साथ साथ इन ऑप्शनों में से हमें चुनना है कि ऑक्सीजन वसा है जिसे हम घी, तेल वगैरह कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है, या फिर हार्मोन है। तो ऑक्सीजन के बारे में अध्ययन करें तो ऑक्सीजन एक एंजाइम है। एंजाइम का तात्पर्य यही रहेगा कि हमारी शरीर की जो प्रतिक्रियाएं होती है उनमें एंजाइम के रूप में कार्य करता है कौन? ऑक्सीजन। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में अध्ययन करते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव जो प्रक्रम होता है उनमें पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, शोषण होता है। यानी जो जीव की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रम होता है, उनमें पोषण का योगदान होता है, उत्सर्जन का योगदान होता है, शोषण का योगदान होता है, या फिर इन सभी का योगदान होता है। तो बात करें जैव प्रक्रम की तो राइट आंसर रहेगा ये सभी जो कार्य होते हैं ये जैव प्रक्रम के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में अध्ययन करें तो जो गोबर छत्ता होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी में से। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? हम देखते हैं कि कई बार जो गाय का गोबर होता है वहाँ पर कई दिनों तक पड़े रहने से एक कुछ इस प्रकार से आकृति बन जाती है जो हम सब ग्रामीण क्षेत्रों में जानते हैं। तो गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो परपोषी, स्वपोषी, मृतपोषी, या फिर प्रासरणी। तो राइट आंसर रहेगा मृतजीवी। मृतजीवी कारण होता है गोबर छत्ता बनने का। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में अध्ययन करें जो कि महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चनों में। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं पाया जाता है। तो वायुमंडल के अंदर CO2 कितनी पाई जाती है ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। 78% की बात करें तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। 21% की बात करें तो वायुमंडल में पाई जाती है ऑक्सीजन। इसी के साथ बात करें तो CO2 के बारे में 4% या फिर 0.03%। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अध्ययन करें तो 0.03% पाई जाती है वायुमंडल के अंदर। 4% की बात करें तो 4% जो अन्य गैसें होती है वो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। इसी के साथ इन प्रश्नों के उत्तर हैं वो अंत में दिए हुए हैं। अगर आप ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो आपको ज्वाइन करना होगा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम चैनल। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। और वहां पर अध्ययन से रिलेटिव काफ़ी सामग्री आपको देखने को मिलेगी हर रोज़। वो जो महत्वपूर्ण रखती है अखबार वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पर मिलेगा। इसी के साथ वो ज़रूर ज्वाइन करें। और ये जो सीरीज चल रही है 777 प्रश्नों के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसका पार्ट 2 आ चुका है जो कि आपको देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो वीडियो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अध्यक्ष। तो ज़रूर देखिए इन वीडियो को ताकि किसी भी एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन को लेकर आपके मन में कोई डाउट ना हो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने परिवार को अपने घर में खुशियाँ बांटने का प्रयास करें, क्योंकि लोहा लोहे को ख़त्म करता है, इसी प्रकार नहीं होता। नफ़रत को नफ़रत से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि नफ़रत को प्यार से ज़रूर मिटाया जा सकता है। इसी के साथ वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक शेयर अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।